हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज इस वीडियो में अपन जेनेटिक्स में जो भी यूनिट पढ़ा है ना, पूरी 5 यूनिट जो भी है ना, उन सभी यूनिट्स का जो वन शॉट है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स को मेमोराइज करना जल्दी से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उनको क्विकली रिवीजन करना है ना। तो इस वीडियो में मैंने कुछ हैंड से कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, तो उनको मैंने ऐसे कि एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इस वजह से मैंने कुछ टॉपिक को सेलेक्ट किया है। उनको क्विकली शॉर्ट तरीके से मेमोराइज करेंगे ओनली, है ना। इसमें पूरी डिटेल से जो भी चीज़ें हैं ना वो थोड़ी थोड़ी मैं बता दूंगा कि ये चीज़ें ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है ना। और जो इसके बारे में अगर डिटेल से देखना है तो वो स्क्रीन प्ले लिस्ट में या जो वीडियो है ना उनमें दिया गया है, उनके यूनिट्स में चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें ओनली क्विकली जो भी है तो रिवीजन के लिए ये वीडियो है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिक्स की। सबसे पहले अपन है ना स्टार्ट करते हैं ना, जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के फर्स्ट यूनिट में, है ना। तो उसमें सबसे पहले एक टॉपिक दिया गया है कि जेनेटिक्स के एप्लीकेशन इन नर्सिंग में क्या क्या एप्लीकेशन है जेनेटिक्स का, है ना। तो वो दिया गया है ना। तो इसमें सबसे पहला है कि जेनेटिक्स का एप्लीकेशन के लिए जेनेटिक्स काउंसलिंग करानी चाहिए, है ना। स्क्रीनिंग एंड डिलेशन कराना चाहिए, इमोशनली साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस दिलाना चाहिए। और लॉ एंड इथिक्स के साथ जो भी अपन जेनेटिक्स प्रोसेस करें वो लॉ एंड इथिक्स के साथ होनी चाहिए। फिर हमें वो हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए कि हेल्थ जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, डिसऑर्डर, उनको रिहेबिलिट करे, है ना। जो भी इलनेस है ना उनको क्या करे, डिक्रीज़ करे, उनको उनसे बचाए और हेल्थ को क्या करे, प्रमोट करे। फिर हमें क्या नाम है, उनको मॉनिटर करे। फिर हमें जो है फैमिली है उनको हिस्ट्री, फैमिली को किस क्या हिस्ट्री टेकिंग करे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, असिस्टिंग करे। तो ये एप्लीकेशन है जेनेटिक्स के, है ना। फिर हम इसके बाद में दूसरा टॉपिक है सेल डिवीजन। तो एक दो बार ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है या एग्जाम में पहले पूछा गया है 2-3 बार, है ना। सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली मोटा मोटा बता देता हूँ। जिसमें इंटरफेज होती है, इंटरफेज में कौन कौन सी रहते हैं, G1 रहती है, S रहती है, G2 रहती है ना। जिसमें मेनली क्या रहता है, जी सेल डिवीजन से पहले जो प्रोटीन है ना उनका सिंथेसिस करना होता है। जो प्रोटीन है ना वो 2n करना होता है, 2x करना होता है ना, डबल करना होता है। फिर बाद में क्या नाम है, उसमें आता है फिर बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। तो प्रोफेज में क्या होता है, जो कंडेंसेशन क्रोमोसोम है वो कंडेंसेशन होता है। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट भी आ जाता है। फिर बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या होता है, वो मेटाफेजिक प्लेट है ना वो एक दूसरे से दूसरी चली जाती है। फिर बाद में टीलोफेज में वो एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं ना। तो ये सेल डिवीजन में होता है, जिसमें क्या नाम है, कौन सा रहता है, एक तो मियोसिस रहता है, एक माइटोसिस रहता है ना। तो मियोसिस समसूत्री, अर्धसूत्री, है ना। अर्धसूत्री में आधे आधे गुणसूत्र का डिवाइडेशन हो जाएगा, है ना। फिर हमें आता है क्या नाम है, जीन। जीन की अपन जानते हैं कि जीन क्या रहता है ना। जीन क्या रहता है, स्मॉल सेगमेंट रहता है, छोटा सा टुकड़ा रहता है ना, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है का एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो फंक्शन है उनको क्या करता है, जैसे ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बिहेवियर हुआ, उनको क्या करता है वो लेके जाने का, जो इन्फॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम करता है जेनेटिक्स, है ना। वो जीन, सॉरी जीन, है ना। इसके कैरेक्टर क्या क्या रहते हैं, हेरिडिटी रहती है। हेरिडिटी वंशानुगति, है ना। फिर बाद में डीएनए मॉडल सेगमेंट पढ़ा होगा कि डीएनए क्या मिलकर बन, डीएनए किस किस से मिलकर, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। नाइट्रोजन सारक होता है, पेंटोस शर्करा होती है ना, नाइट्रोजन इनसे मिलकर बना होता है। फिर वहाँ में क्रोमोसोम की लोकेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर वहाँ में जीन में एलील्स रहता है, म्यूटेशन होता है, यूनिवर्सल कोड रहता है, ये रहता है। फिर वहाँ में जो सेंट्रल डोगमा आपने सुना होगा, सेंट्रल डोगमा में क्या रहता है, जो क्या नाम है, डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। डीएनए से एमआरएनए बनाता है, क्या है वो, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना, ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से क्या बनी, प्रोटीन बनती है, वो ट्रांसलेशन होता है ना। फिर हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की स्ट्रक्चर क्या क्या रहते हैं, जिसमें प्रमोटर रहता है, जो जीन को ऑफ ऑन करता है। फिर हम इंट्रोन होता है, एक्सोन होता है, स्टार्ट कोडन होता है, स्टॉप कोडन रहता है ना। जो क्या नाम है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है वहाँ स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है ना। ये सारे क्या नाम है, जीन की स्ट्रक्चर हो गए। तो जीन में अपन ने क्या 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 जीन क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसके कैरेक्टर स्ट्रक्चर क्या है ना। फिर हम फिर इसके बाद में है पेरेंटल ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है वो पेरेंट्स से उसके बच्चों में कैसे ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, है ना। उसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में बताया कि एक या क्रोमोसोम है वो एक मदर के थ्रू आता है, एक फादर के थ्रू आता है, ऐसे ट्रांसमिटेड होके दोनों एक जो डॉटर जो भी मेल फीमेल में क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। जिसमें क्या रहता है, ऑटोसोमल रहता है, और ऑटोसोमल ऑटोसोमल दो प्रकार के, ऑटोसोमल डोमिनेंस रहता है, ऑटोसोमल रिसीव रहता है। ऑटोसोमल डोमिनेंस में क्या रहता है, जो वन पेरेंट रहता है
उसकी कॉपी क्या हो जाती है, अफेक्टिंग हो जाती है, जिसके कारण मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। एक पेरेंट की मतलब जिसमें क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, जिसमें हंटिंग डिजीज आती है। जिसमें हंटिंग डिजीज पे हमें ऑटोसोमल डोमिनेंस था, ऑटोसोमल रिसीवर में, जिसमें दोनों दोनों पेरेंट्स की डिसेबिलिटी के कारण जो मतलब जो पीढ़ी है उसमें क्या हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएगा, है ना। जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं ना। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है ना। फिर हमें आता है एक्स लिंक डोमिसेंस। फिर हम एक्स लिंक में भी दो प्रकार के डोमिसेंस एंड क्या नाम है, रिसीवर। डोमिसेंस में क्या होता है, एक्स लिंक के एक्स क्रोमोसोम होता है वो डोमिनेंट रहता है ना, जिसमें वन कॉपी के कारण क्या हो जाता है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना। जिसमें क्या हो सकता है, मेल के द्वारा भी हो सकता है, फीमेल के द्वारा भी हो सकता है, जिसमें रेड सिंड्रोम हो सकता है। फिर हमें एक्स लिंक रिसीवर में क्या रहता है, एक्स लिंक रिसीवर में जो मतलब मेनली क्या रहता है, मेल की अफेक्टिंग को होने के कारण ये हो जाता है, जिसमें कलर बनना है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या नाम है ना। फिर हमें क्या नाम है, ये 5वां एक दे रखा है इसमें, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जो मतलब जो मदर के मतलब क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण, है ना। ये ओनली मदर के द्वारा होता है। फिर हमें एरर ऑफ ट्रांसमिशन, एरर ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक तरह से म्यूटेशन है, म्यूटेशन का जस्ट एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न, जिसमें एरर ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, मतलब जो डीएनए का सेगमेंट रहता है ना उसमें चेंज आ जाता है ना। एरर ऑफ ट्रांसमिशन में जो डीएनए का सेगमेंट रहता है उसमें चेंज हो जाता है बिल्कुल, है ना। इनकरेक्ट कॉपी हो जाती है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाती है, ये हो जाते हैं। इसमें मतलब एरर ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है ना, डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान हो सकता है। फिर हमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हो सकता है, मियोसिस के दौरान हो सकता है। फिर हम कुछ केमिकल्स की वजह से हो सकता है, कुछ रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कुछ वायरस की वजह से हो सकता है ना। फिर हम फर्टिलाइजेशन के दौरान हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें। फिर हम ये तो मतलब कैसे हो सकता है। फिर हम म्यूटेशन मतलब कितने टाइप के रहते हैं ना, मतलब कैसे कैसे रहता है ना। तो एक तो क्या नाम है, जो डीएनए सेगमेंट है उसकी वजह से हो सकता है, क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है। तो डीएनए सेगमेंट में क्या हो सकता है, डीएनए सेगमेंट में जो जीन है, जीन में क्या हो जाए, या तो ऐड हो जाए, इंसर्शन मतलब ऐड हो जाए कोई दूसरा। फिर वहाँ में डिलेशन है, उसमें डिलीट हो जाए, मतलब जो डीएनए सेगमेंट है उसमें डिलीट हो जाए। फिर वहाँ में सब्सटेंस मतलब जो डीएनए सेगमेंट है उसमें ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो डीएनए से क्या क्या हो सकता है, डीएनए में क्या हो जाए, या तो ऐड हो जाए या रिमूव हो जाए या चेंज हो जाए। फिर वहाँ आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है कि मतलब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में या नंबर में क्या क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए। जिसमें मेनली क्या देख, क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, डिलेशन हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, रिंग रिंग फॉर्मेशन हो जाए, या फिर वो इन्वर्जन हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए। फिर इसके कोज क्या क्या है, कोज मतलब जो म्यूटेशन हो रहा है वो कैसे किस किस की वजह से हो सकता है, जिसमें एरर ऑफ सेल डिवीजन में हो सकता है ना, केमिकल्स के द्वारा हो सकता है, रेडिएशन के द्वारा हो सकता है, एजिंग के द्वारा। फिर वहाँ में क्या क्या इफेक्ट रहेंगे, देख नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी, है ना। कैंसर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, डेवलपमेंटल डिलेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर हम इसमें बात करते हैं कि ये तो मतलब क्रोमोसोम। फिर अब कुछ टॉपिक है जिनका मतलब ओनली मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बोलूँगा, है ना। जैसे क्या नाम है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, जो मैं जो बेबी आएगा मेल होगा फीमेल होगा, मतलब लिंग का कैसे निर्धारण होगा, वो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर वहाँ में क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। क्रोमोसोमल एब्रीवेशन मतलब परिवर्तन हो जाना, क्रोमोसोम्स के नंबर में या उसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाना, जिसमें नंबर के कारण हो सकता है, स्ट्रक्चर के कारण परिवर्तन हो सकता है। फिर वहाँ में मेंडल की थ्योरी लॉ दिए गए, है ना, जिसमें मेनली क्या क्या है, बस 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। जिन 3 नियम दिए गए। फिर वहाँ में एलील, ब्लड एलील्स के बारे में बताया गया। फिर वहाँ में क्या नाम है, इसमें कॉन्सॉन्गुनिटी। कॉन्सॉन्गुनिटी मतलब क्या नाम है, क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में क्या हो जाए, मैरिज हो जाए, मतलब जब बिल्कुल क्लोज ब्लड रिलेशनशिप रहेगा ना उसमें शादी हो जाती है, उसे कॉन्सॉन्गुनिटी बोलते हैं। फिर हमें स्पॉन्टेनियस एब्रीवेशन क्या हो रहता है, मतलब जो प्रेगनेंसी होते हैं ना वो लॉस हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एब्रीवेशन बोलते हैं। फिर वहाँ इसके बाद में बात करते हैं कि पेरेंटल टेस्टिंग डायग्नोसिस के। ये थोड़ा सा काम का टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो कोई फीटस डेवलपमेंट हो रहा है ना, न्यू बोर्न है ना, तो उसकी हेल्थ या डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं ना, जो पेरेंटल टेस्टिंग डायग्नोसिस रहता है ना। जिसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट आती है, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या नाम उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को देखा जाता है ना। फिर वहाँ में डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है, उसमें कन्फर्मेशन किया जाता है ना। फिर वहाँ में क्या नाम है, इसमें कॉमन टेस्ट क्या कौन क्या आते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एमनियोसेंटिक
टेस्ट हो गया, CVA हो गया, NIPT हो गया, ये वो मतलब ये कॉमन टेस्ट है। फिर वहाँ इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी के अंदर जो भी 12 महीने तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरमिनेशन करने के बाद में भी बर्थ मतलब जो बेबी है ना उनका कंज्यूम है, बर्थ नहीं हो पा रहा है ना, तो वो रहता है जिसमें क्या कितने टाइप के प्राइमरी सेकेंडरी रहता है। कोज क्या हो सकता है, मेल के द्वारा भी हो सकता है, फीमेल के द्वारा हो सकता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो सकती है ना। फिर वहाँ में डायग्नोसिस करने के लिए इसमें जो भी ब्लड है ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, फिर वहाँ में हार्मोनल टेस्ट हो सकता है, जेनेटिक टेस्ट हो सकता है, उसका डायग्नोसिस करा सकते हैं। फिर वहाँ में ट्रीटमेंट में IVF दे सकते हैं है ना, स्पर्म डोनेट कर सकते हैं, एग है ना, सेरिगेटिव मेथड्स है ना, ये कर सकते हैं। रोल ऑफ नर्स में वही एजुकेट करना, अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन, जो भी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर वहाँ आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक्स में बहुत ही काम का टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम में मेनली क्या होता है, जो 21वां क्रोमोसोम रहता है ना उसकी एक्स्ट्रा कॉपी फॉर्मेशन हो जाती है ना, एक्स्ट्रा कॉपी फॉर्मेशन हो जाती है 21वीं, जिसके कारण एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। जिसमें क्या क्या मेन कोज कौन क्या क्या कारण है, मेनली तीन तीन ये तो पहले एवरी सेल्स में 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए, फिर हम दूसरा है कि एक्स्ट्रा पार्ट फॉर्मेशन हो जाए 21वें में है ना, फिर तीसरा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना, वो एक मतलब एक कोशिका में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाए है ना, ये 1%। फिर वहाँ इसके रिस्क रिस्क क्या डाउन सिंड्रोम होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आएगी है ना, वो सारे। फिर वहाँ में क्लिनिकल क्या फीचर्स क्या करेंगे, फिर वहाँ फिजिकल में क्या करेगा, जिसमें उसके हाई हेड, आँख कान छोटे छोटे रहेंगे, मसल्स वीकनेस रहेगी, शॉर्ट बॉडी है ना, छोटी रहेगी है ना। कोग्निटिव फीचर्स में उसके बोलने, उसके सुनने में, उसकी हियरिंग सब में प्रॉब्लम रहेगी, उसके डेवलपमेंटल रिलेशन रहेगा है ना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर वहाँ इसके वहाँ में मेंटल मतलब जो इलनेस रहेगी, मेंटली प्रॉब्लम रहेगी है ना, ये सारी चीज़ें रहेगी है ना। फिर वहाँ इसका डायग्नोसिस का क्या क्या है, उसके पेरेंटल टेस्टिंग करा सकते हैं, उसका डायग्नोसिस करा सकते हैं। फिर वहाँ इसके मैनेजमेंट में फिजिकल जो भी है या जो एबनॉर्मलिटीज़ है देखने, सुनने में, बोलने में, उनकी थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसके अवेयरनेस दिला सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रोल ऑफ नर्स में वही मतलब वो सारी चीज़ें आ जाएगी है ना। फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ क्या रहते हैं। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ मतलब किसी भी स्ट्रक्चर या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ किसी पर्सन में है ना, डेवलपमेंटल के को दौरान उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए है ना, तो वो क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ बोलते हैं ना। वो कैसे कैसे हो सकते हैं है ना, कॉमन क्या क्या अपन इसमें क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग करा सकते हैं, क्रोमोसोमल टेस्ट करा सकते हैं, DNA का जो भी टेस्ट वो करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीज़ें मतलब अपन करा सकते हैं वो सारी चीज़ें कंडक्ट करवाएंगे है ना। फिर हम इसके क्या नाम है, फिर इसका मैनेजमेंट कराएंगे, मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट जो भी नर्स ओवरऑल वो सारी चीज़ें कराएंगे। फिर हम एक दूसरा टॉपिक आता है डिस्मॉर्फिज्म। डिस्मॉर्फिज्म का मतलब होता है जन्मजात एबनॉर्मलिटीज़ है, जिसमें फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे मतलब उदाहरण जैसे काना लंगड़ा लूला जो भी है ना वो रहता है, जिसमें फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ रहती है ना, जो मतलब जिसमें फेस की हो गई, बॉडी हो गई है ना, जिसमें आँख कान है, नाक मुँह है ना, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी। कोज क्या क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, क्रोमोसोमल हो सकता है, सिंगल जीन के कारण हो सकता है, पेरेंटल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, न्यूरोनस वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर वहाँ में क्या नाम है, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब मीनिंग ये है कि कोई भी जो मेटा ब्रेक डाउन करता है ना फूड में, फूड का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या रहता है, मतलब उसका तोड़ना है ना, उसमें मतलब छोटे छोटे टू सेगमेंट में बदल कर जो मेटाबॉलिक मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो मेटाबॉलिक एरर हो सकता है, जिसमें क्या एमिनो एसिड के कारण हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण हो सकता है, फैट के कारण हो सकता है, और फिर हमें प्रोटीन जो एमिनो एसिड्स हैं उनके कारण हो सकता है ना। फिर इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वो रोल ऑफ नर्स वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर हम किस इसमें बात करते हैं कि हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो ब्लड जिसमें RBC आ गई, WBC आ गई, प्लेटलेट्स आ गई, बोन मैरो आ गई, जो भी है ना, तो उनसे रिलेटिव कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो उसे क्या मैं बोलते हैं, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जिसमें एनीमिया हो गया, थैलेसिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये ल्यूकेमिया हो गया है। फिर इसके बाद में एक होता है हिमक्रोमेटोसिस मतलब जो आयरन है ना वो मतलब ज़्यादा ही बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है।
हिम क्रोमेटोसिस में मतलब जो आयरन है ना वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है उसका लेवल, है ना। एक्स्ट्रा आयरन मतलब जिसमें एब्जॉर्प्शन लीवर में इनका स्टमक से या फिर हमें अपने जीआई से जो भी है ना आयरन वो इंटैक्ट हो जाता है, जिसके कारण अपनी बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो जाता है आयरन का, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो साइन एंड सिम्टम वो रेडनेस आएगी, मतलब पूरा लाल पड़ जाएगा ना, जो भी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है रोल ऑफ नर्स वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर अब हमें इसके बाद हम बात करते हैं हंटिंग डिजीज़। हंटिंग डिजीज़ क्या होती है, जो ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहता है ना। इसमें क्या होता है, जो नर्व सेल्स है ना वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, जिसमें सोचने समझने की बिहेवियर इमोशन है ना, थिंकिंग मूविंग है ना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब डिसफंक्शनिंग हो जाती है ना। फिर हम कोज क्या है इसमें, मतलब क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम चौथे नंबर का रहता है उसके कारण हो सकता है ना। फिर हम साइन एंड सिम्टम क्या रहेगा, मेंटल बिहेवियर स्पीकिंग जो भी सारी चीज़ें ना वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर इसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट रोल ऑफ नर्स वो कब कर देंगे, है ना। फिर वहाँ इसके बाद में आता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है, जो जीन जो डीएनए ना, डीएनए के सेगमेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है ना। डीएनए के सेगमेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है वो होता है जेनेटिक टेस्टिंग। जो जेनेटिक जो डीएनए जीन या क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है ना उसका पता लगाया जाता है, उसके क्या क्या मतलब कंडीशन इनहेरिटेंस हो रहा है या उसका क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जो जेनेटिक टेस्टिंग है ना, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ है ना उसका मतलब एग्जामिनेशन करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसका फिर हमें पूरा मतलब वो चीज़ें आती है जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग में, है ना। जेनेटिक टेस्टिंग कितने टाइप के रहते हैं ना, जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग सबसे पहले आता है मोलिकुलर टेस्टिंग। मोलिकुलर में जो जीन रहेगा उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। क्रोमोसोमल टेस्टिंग, क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम है उसके नंबर में उसके स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन है उसके बारे में एग्जामिनेशन किया जाता है। बायोकेमिकल टेस्टिंग में क्या रहता है, जो एंजाइम प्रोटीन है उसके बारे में एग्जामिनेशन किया जाता है ना। फिर हम इसमें क्या क्या कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जिसमें जीन जेनेटिक टेस्ट में डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया, स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया, पेरेंटल टेस्ट आ गया, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आती है। फिर हम इसके रिस्क फैक्टर बेनिफिशियल जो भी सारी चीज़ें वो सारी ये आ गई। फिर हमें जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी में मतलब जो जीन है ना, उसमें या तो ऐड करना या रिमूव करना या एक्सचेंज करना। जो जीन है ना, जीन जो डीएनए का सेगमेंट छोटा सा पार्ट क्या होता है, जीन रहता है। तो जीन में क्या तो ये ऐड करना या रिमूव करना या उसमें एक्सचेंज करना वो क्या रहती है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कितने टाइप की रहती है, दो प्रकार की, सोमेटिक और जर्मल। सोमेटिक जो नॉर्मल जो बॉडी फंक्शनिंग सेल्स रहती है उनमें की जाती है। जर्मल सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें स्पर्म या एग आ गया। फिर हम कैसे कैसे किया जाता है जीन थेरेपी, पहले तो मतलब उसको रिप्लेस किया जाता है जो नॉर्मल सेल्स है ना, हेरिडिटी जो जीन अपन को जीन थेरेपी में मतलब जो कुछ जीन में परिवर्तन आया है ना उस जीन को अपन को रिप्लेस करना, उसको हटाना है ना, है ना। फिर वो हमें इनएक्टिव उसमें मतलब उस जीन को है ना, जो जीन परिवर्तन है उस जीन को हटा लेंगे, है ना। तो उसकी जगह जो न्यू जीन है ना वो है मतलब नॉर्मल जीन वो ऐड करेंगे, वो वहाँ के साथ ऐड करेंगे, वो वहाँ का ना कैरी आउट करेगा। कैरी आउट के दौरान फिर वहाँ में उसमें जो सेल्स हैं ना उसमें इंटरमीडिएट मतलब ट्रांसमिटेड कराएंगे। फिर वो मतलब वो जीन है ना वो वहाँ के उस जीन को उस सेल्स के डीएनए के साथ जोड़ देगा, है ना। ये मतलब वैसे लंबी सारी प्रोसेस है जो बायोटेक्नोलॉजी में होती है, ऐसे मतलब छोटे छोटे मतलब तरीके से बता रहा हूँ। जो जीन है ना, पहले अपन सेलेक्ट करेंगे जीन को, फिर वहाँ के साथ जोड़ेंगे, वहाँ को जोड़ने के बाद में उस मतलब वो जो भी अपन जिस जीन को जिसमें अपन जिस सेल्स में एंटर करना उसमें एंटर कराएंगे, फिर वो ऑटोमेटिक जो भी एंजाइम्स रिलेशन रिएक्शन वो सारी चीज़ें होंगी, फिर वो जीन का अपन के मतलब वो करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ऐसे जीन थेरेपी की जाती है। इसके बेनिफिशियल क्या क्या है, जो भी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकता है। जो लाइफ डिपेंडेंट जो मेडिसिन है उससे मतलब छुटकारा पा सकते हैं ऐसे, है ना। मतलब अपन को मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार किसी डिजीज़ से। फिर इसके रिस्क क्या 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 हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई नया ही डिसऑर्डर हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर रोल ऑफ नर्स वो सारी चीज़ें आएगी। फिर वहाँ इसके बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसका क्या क्या ट्रीटमेंट कराना, उसके क्या टेस्ट कराना, उसके कैसे प्लानिंग कराना, उसके कैसे प्रिवेंशन कराना, है ना। उसका ट्रीटमेंट प्रिवेंशन वो सारी चीज़ें मतलब उसको मतलब जो डिजीज़ है उसके मतलब शुरू होने से लेकर उसके ख़त्म होने तक जो भी चीज़ें आती है ना वो सारी चीज़ें जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर आती है ना। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या किया मतलब क्या चीज़ क्या की जाती है ना, जेनेटिक काउंसलिंग जो फैमिली मेम्बर है उसे मतलब बताया जाता है ना। फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है कि आगे प्रोग्रेस कर सकती है जेनेटिक मतलब जो फैमिली में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो हो सकती है ट्रांसमिटेड। फिर हम उसके अपन जो भी मतलब पेशेंट की हेल्प है जो भी कर सके उनको बताएंगे कि ये अपन हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके कोई टेस्ट है ट्रीटमेंट है ना, वो सारी चीज़ अपन बताएंगे, उसकी कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं वो सारी
फिर वो हमें जेनेटिक काउंसलिंग की नीड क्यों है अपन को। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ब्लड रिलेशनशिप के बारे में, उसके एबनॉर्मलिटीज रिजल्ट के बारे में पता रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अपने साथ हो सकते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग इस वजह से ज़रूरी है। फिर हमें इसमें कहाँ कहाँ मतलब जैसे मेडिकल हिस्ट्री में, एजुकेशन में, फिर हम उसके प्रिवेंशन में, रिस्क में, फिर हम इमोशनली सपोर्ट ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आते हैं। फिर लॉ एंड इथिक्स, जो भी मतलब अपन जेनेटिक में अपन कोई भी कुछ भी जीन में हेर फेर कर रहे हैं, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो वो एक कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए कुछ लॉ एंड इथिक्स बनाए गए। फिर हम पहले तो इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपन किसी का भी कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उस टेस्ट को अपन प्राइवेट रखते हैं, ऐसे पब्लिकली वो नहीं कर सकते एक्सपोज, है ना। वो क्या टेस्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या रिस्क है, वो सब चीज़ें किसी को नहीं बताई जाती। ओनली पेशेंट एंड पेशेंट के फैमिली मेम्बर को बताई जाती है ना। जो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंस है ना, वो भी सारी चीज़ें प्राइवेट रहती है ना। फिर हमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड ये सारी चीज़ें है। मतलब अपन उनकी मतलब जो अपनी प्राइवेसी को मतलब अगर वो एक्सपोज कर देते हैं पब्लिकली, तो अपने पास ये लॉ नियम है कि अपन एंटी डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू उनके वो एक्शन ले सकते हैं ना। फिर हमें कुछ इथिक्स दिए गए हैं ना, जिसमें क्या नाम है, फैमिली इम्पैक्ट दे रखा है, टेस्टिंग दे रखा है, कल्चर सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें। तो अपन ने मतलब पूरा जेनेटिक्स में मतलब जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, वो सारी चीज़ें अपन ने कवर अप कर लिया। मतलब अब मैं ओनली उन टॉपिक के नाम बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जो मतलब एग्जाम में काम के हैं टॉपिक, मतलब है ना, वापस से बताता हूँ, है ना। पहला फर्स्ट टॉपिक है कि जेनेटिक्स का, है ना, नर्सिंग में क्या क्या एप्लीकेशन है, वो काम का है। फिर वहाँ में सेल डिवीज़न है, वो काम की है। फिर जीन के कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें, जीन की क्या क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें याद रख, है ना। फिर वहाँ में अपन को जो पेरेंटल इनहेरिटेंस है ना, उसके बारे में ध्यान रखना है ना। फिर वहाँ में एरर ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, एरर ऑफ ट्रांसमिशन या म्यूटेशन बोल दो, तो ये टॉपिक काम का है। फिर वहाँ में क्रोमोसोमल म्यूटेशन, है ना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो मतलब क्या, क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी वो सारी चीज़ में आएगी म्यूटेशन में, है ना। फिर वहाँ में पेरेंटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, ये काम का है। इनफर्टिलिटी काम की है। डाउन सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम बहुत काम का रहता है। फिर वहाँ में इसमें कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है, वो काम की रहती है। फिर वहाँ में डिसमॉर्फिज्म में काम का रहता है। एरर ऑफ ट्रांसमिशन, मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, वो काम के। फिर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें खून से रिलेटिव, जिसमें एनीमिया हो गया, थैलेसिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ल्यूकेमिया, ये सारी चीज़ें काम की है। फिर वहाँ में क्या नाम है, हेमेटोलॉजिकल हीमेटोक्रोमेटोसिस, है ना, आयरन की डेफिशिएंसी। फिर वहाँ में एक हंटिंग डिजीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंटिंग डिजीज़ बहुत काम किया है ना, जिनमें न्यूरल सेल्स है ना, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। फिर वहाँ में जेनेटिक टेस्टिंग बहुत काम का है। जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, ये बहुत ही काम का है। फिर वहाँ में क्या नाम है, एक जीन काउंसलिंग, ये भी बहुत ही काम का है। फिर लॉ एंड इथिक्स, ये भी देख सकते हो आप, मतलब ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, जीन काउंसलिंग हुई, जीन थेरेपी हुई, जेनेटिक टेस्टिंग हुई, हंटिंग डिजीज हुई। फिर वहाँ में क्या नाम है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हुई, है ना। फिर वहाँ में डाउन सिंड्रोम हुआ, इनफर्टिलिटी हुई, एरर ऑफ ट्रांसमिशन हुआ। एरर ऑफ ट्रांसमिशन मतलब म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन, और उसके पेरेंटल टेस्टिंग डायग्नोसिस हुआ। फिर वहाँ में क्या नाम है, जीन हुआ, सेल हुआ, और उसके एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही काम की रहती है जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स का पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। कोई भी चीज़ हो तो वो बता दीजिएगा, मतलब मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यही टॉपिक मतलब अपन ने नहीं पढ़ा है ना, तो अपन अब नए टॉपिक से मतलब पैथोलॉजी जो भी है ना, उसमें अपन स्टार्ट करते हैं। अपन मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।